मैं अखिलेश और हम लोग पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी। आइए उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आपके परीक्षा के उपयोगी कौन कौन सी और चीज़ें हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ी जाती हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात की और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग आपने देखे कि क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने में, कहीं जब पैटर्नल डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करने में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ वॉर विक्टिम, रियॉट विक्टिम या इस तरह के जो दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें क्षत विक्षत हो जाता है शव, तो उसकी शिनाख्त करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ ही हमने ये भी देखा कि जो उद्विकास के क्रम हैं इवोल्यूशन के, उसको समझने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का यूज़ करके हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर पाते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब एक वंश से दूसरे वंश में संबंध, यानी एक जो इवोल्यूशन हुआ है उसके बीच जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है या जो जेनेटिक मेकअप है उसमें किस तरह के बदलाव हुए जिसके आधार पे विकास हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कर लेते हैं। इसी कड़ी को चलिए आगे बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जैसे कि पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट। इस तरह की चीज़ें हैं, इनको भी आपको जानना ज़रूरी है। आइए उसके बारे में एक छोटा सा अध्ययन। पॉलीग्राफ टेस्ट पहला है, फर्स्ट वन इज पॉलीग्राफ टेस्ट। बच्चों, पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या करते हैं कि जो जिस पे संदेह होता है कि ये व्यक्ति हो सकता है पर्टिकुलर केस में शामिल हो, उस व्यक्ति का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है जिसमें उसके बॉडी पे सेंसर्स लगाए जाते हैं और उससे उस केस से संबंधित सवाल, उस घटना से संबंधित कुछ नाम, उस घटना के बारे में सवाल पूछे जाते हैं या उनकी चर्चा की जाती है। और जब ऐसा कुछ होता है बच्चों, तो जो व्यक्ति उस घटना को पूरी तरह से जान रहा होता है या उसमें लिप्त होता है, तो उसकी हार्ट बीट, कुछ बातें होती हैं जिसको नोट करते हैं, जिसमें है रेस्पिरेशन रेट, यानी श्वसन दर, हार्ट बीट यानी हृदय की धड़कन, पर्सपिरेशन यानी पसीना आना, ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें हैं। इवन ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, ये जो एलिमेंट है इन गुणों में वेरिएशंस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, यू कैन से, कि सामने वाले को ये अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे शक की निगाह से देखा जा रहा है। और जब उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और ये फ्लक्चुएशंस रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं जिसको रिकॉर्ड करते हैं, ऑन दीज वेरी ऑब्जर्वेशन हम बता पाते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लेकिन कोर्ट इसे एडमिसिबल फैक्ट के रूप में इसे नहीं मानती है, क्योंकि इसके कई सारे लिमिटेशंस हैं। लोग झूठ भी बड़ी सफाई से बोल जाते हैं और उनके ये रेस्पिरेशन रेट, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर में कोई फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलता। तो इसको कोर्ट एडमिसिबल फैक्ट के रूप में, यानी कि ऐसा सबूत जिस पे वर्डिक्ट तय किया जा सके के रूप में नहीं लेती है। लेकिन
ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है इसको पुलिस यूज कर सकती है टू ऑब्टेन द एडमिसिबल फैक्ट। कहने का मतलब है कि सबूत पाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट का यूज किया जा सकता है, लेकिन केवल पॉलीग्राफ टेस्ट के बिना पे ही किसी को आप किसी केस में दोषी नहीं करार दे सकते, ऐसा कोर्ट का कहना है। तो ये होता है आपका पॉलीग्राफ टेस्ट। और अगर इसमें वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस का मतलब हृदय की धड़कन बढ़ गई, श्वसन दर बढ़ गया, पसीना आना शुरू हो गया, रक्तचाप बढ़ गया, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। और अगर वो झूठ बोल रहा है तो फिर उस आधार पे केस आगे बढ़ता है। जो एजेंसीज हैं वो आगे काम देखती हैं और फैक्ट कलेक्ट करती हैं। नेक्स्ट वन है नार्को टेस्ट या नार्को एनालिसिस। बच्चों, नार्को टेस्ट अगेन ये एडमिसिबल फैक्ट नहीं है, जबकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 1985 ऑनवर्ड्स इसको एडमिसिबल फैक्ट माना गया है, सबूत माना गया है जिसके आधार पे वर्डिक्ट दिया जा सके। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट को नहीं मानते हैं। अगला है नार्को टेस्ट या नार्को एनालिसिस। ये थोड़ा ट्रिकी होता है बच्चों। नार्को जो शब्द है, दिस वर्ड इज फ्रॉम लैटिन इन ओरिजिन, जिसका मतलब होता है एनेस्थीसिया, यानी किसी को बेहोश करना, बेहोशी की हालत में लाना। और इसमें जो केमिकल यूज होता है उसको कहते हैं ट्रुथ सीरम। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रुथ सीरम। और ये केमिकल जो होता है वो होता है सोडियम पेंटाथाल। सोडियम पेंटाथाल और सोडियम एमाइटल दो होते हैं, एक होता है सोडियम पेंटाथाल, दूसरा होता है सोडियम अमाइटल। ये दो केमिकल हैं। और क्या होते हैं बच्चों? ट्रुथ सीरम इन्हें क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जब ये केमिकल एडमिनिस्टर होते हैं बॉडी के अंदर तो आदमी निश्चेतन अवस्था में चला जाता है, अर्धचेतन अवस्था जिसको कह लीजिए, और निश्चेतना कह लीजिए, यानी कि बेहोश हो जाता है। एट दैट टाइम वो बातें बना नहीं पाता, जो आप पूछें वो उसे उसका उत्तर देना शुरू करता है। कहने का मतलब वो रेशनल थिंकिंग उसकी डेवलप नहीं, उस समय वो रेशनल थिंकिंग नहीं कर पाता, उसे क्या छिपाना है क्या बताना है, तो वो कुछ भी जो सच है वही बता देगा, कुछ छिपा नहीं पाता। इसलिए आर्टिकल 20 का ये राइट टू प्राइवेसी का ये हनन भी है। लेकिन अगेन इसमें दो तीन चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात जाननी होगी, वो ये है कि ट्रुथ सीरम क्या है और इस टेस्ट के लिए उस व्यक्ति की परमिशन आवश्यक है जिस व्यक्ति का टेस्ट लेना है। तो याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि इस टेस्ट के दौरान अगर ढंग से ये एनेस्थीसिया नहीं हुई तो उस व्यक्ति वो कोमा में जा सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो द पर्सन must be consulted। और यही नहीं, इसके बाद कम से कम डिप्टी एसपी लेवल का पुलिस अधिकारी, उसकी देखरेख में जो मेडिकल ऑफिसर है और जो एनेस्थीसिया की टीम है वो आती है और प्रॉपर इन्हें अंडर मेडिकल सुपरविज़न ये इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया जाता है। और रेशनल थिंकिंग होने के बाद ये व्यक्ति वही बोलता है जो सच्चाई है, क्योंकि निश्चेतना अवस्था में आप जो है बातें नहीं बना सकते। तो इसे हम कहते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट या नार्को एनालिसिस। नार्को टेस्ट में जब
सेडेटिव डाल दिया जाता है ट्रुथ सीरम, तो उसके बाद बात बनाया नहीं जा सकता, घुमा फिरा के कोई बात नहीं बताई जा सकती, तो क्लियर कट बात सामने आती है। अगेन कोर्ट इसको फिर से एडमिसिबल फैक्ट के रूप में स्वीकार नहीं करता, सबूत के रूप में स्वीकार नहीं करता जिसके आधार पे सजा दी जा सके, लेकिन इसका उपयोग करके आप सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। इन दो बातों में अंतर समझिएगा। कोर्ट इसे सबूत नहीं मानता, लेकिन सबूत जुटाने के लिए कोर्ट परमिशन देता है कि आप नार्को एनालिसिस कर लें। नार्को एनालिसिस में व्यक्ति की परमिशन भी आवश्यक होती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। नार्को एनालिसिस, और एक चीज़ छूट गई थी, लाई डिटेक्टर, जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, उस मशीन का आविष्कार 1921 में जॉन अगस्टस लार्सन ने किया था। इसको नोट कर लीजिएगा। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाई डिटेक्टर टेस्ट। लाई डिटेक्टर टेस्ट 1921 में जॉन आगस्टस लार्सन, दिस वाज द मैन हु हैव इन्वेंटेड, जिन्होंने हैव मेड लाई डिटेक्टर मशीन। सो डू टेक केयर ऑफ दिस। आपको स्टेट पीसीएस के लिए एक फैक्ट, 1921 में लाई डिटेक्टर टेस्ट, किसको? पॉलीग्राफ टेस्ट को, पॉलीग्राफ। दूसरा हम लोगों ने नार्को टेस्ट पढ़ा, जिसमें ट्रुथ सीरम का यूज किया गया। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं अगला टेस्ट क्या है, दैट इज ब्रेन मैपिंग। नेक्स्ट वन इज ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग में क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो मशीन होती है वो लगा दी जाती है ब्रेन के चारों तरफ, सेंसर जो होते हैं उसके बाद जो व्यक्ति है जिसका ब्रेन मैपिंग हो रहा है, उस व्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा, एक पॉलीग्राफ टेस्ट में सवाल पूछे जाते थे और कुछ वेरिएशंस देखे जाते थे बॉडी में। दूसरा जो नार्को एनालिसिस है उसमें ट्रुथ सीरम एडमिनिस्टर किया जाता था और सवाल पूछे जाते थे। यहाँ क्या होता है, कोई सवाल नहीं पूछा जाता। ये पहली बात याद रखिएगा, नो क्वेश्चंस आर आस्क्ड। कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता। करते क्या है, जो घटना हुई है उस घटना से संबंधित कुछ तथ्य, कुछ आवाजें, कुछ नाम ये लिए जाते हैं। उस घटना की डेट, तो कुछ एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल डेट, नेम, इन्वॉल्व्ड, जो विक्टिम है उसका नाम, वॉइस, उसकी आवाजें, यानी उस घटना के जो एलिमेंट हैं उसे या तो दिखाया जाता है या उसे सुनाया जाता है। आर यू गेटिंग? नो क्वेश्चन इज आस्क्ड। और जब ये चीजें उसे दिखाई या सुनाई जाती हैं, दिखाई या सुनाई जाती हैं, उस अवस्था में क्या होगा बच्चों, अगर वो इनसे परिचित होगा तो उसके ब्रेन में कुछ स्पेशल टाइप की तरंगें होती हैं, वो निकलती हैं, जिसे P300 वेव कहते हैं। पहला केस है कि अगर वो इससे परिचित है तो दैट मीन्स कि वो उस डेट को बताते ही उसके जहन में आया, अच्छा ये डेट है, वो नाम बताया गया, वो आवाज़, वो तस्वीर दिखाई गई, इसने उसे पहचान लिया, यानी पूर्व परिचय है अगर उस व्यक्ति का उस विक्टिम से, इसका मतलब कि वो आदमी वहाँ पे था।
या उससे संबंधित है, इतना तो लग सकता है अंदाजा। तो क्या होगा, अगर परिचित है तो P300 वेव्स, स्पेशल वेव्स हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, तब निकलती हैं जब आप किसी परिचित चीज को देखते हो, अदरवाइज ये वेव्स नहीं निकलती। तो P300 वेव्स जैसे ही निकलती हैं तो क्या होता है कि उसको जो मशीन होती है ब्रेन मैपिंग की, उसे अंकित कर लेती है, उसे डिटेक्ट कर लेती है कि नहीं, ये आदमी इस पर्टिकुलर घटना से भी परिचित है, ये जो आवाज़ अभी है उसको भी पहचानता है। दैट मीन्स कि वो स्ट्रेंजर नहीं था उस पर्टिकुलर घटना से, उस पर्टिकुलर विक्टिम से, और जो भी वहाँ पे चीज़ें घटित हुई उनसे। इसका मतलब है कि ये सस्पेक्ट है। और दूसरा केस हो सकता है कि वो इन चीज़ों से कोई रिस्पॉन्स ही शो ना करे। ऐसा होता है जैसे आपने कुछ देखा और आपको वो पहली बार दिख रहा है तो आप अपरिचित सा महसूस करेंगे कि अरे ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, एंड दैट टाइम ये जो वेव होती है ना P300 वेव्स, वो नहीं निकलती। तो दूसरी कंडीशन हो सकती है अपरिचित, और उस केस में नो P300 waves. So on the very basis of these P300 waves, and on the very basis of these what you can say date, name and voice, even a picture of the victim, अगर जो व्यक्ति है वो रिस्पॉन्स करता है यानी उसके ब्रेन से P300 वेव्स निकलती हैं, दैट मीन्स कि वो बंदा उस घटना से जुड़ा हुआ है। तो इस आधार पे हम क्या करते हैं कि ब्रेन मैपिंग से हम पकड़ पाते हैं ऐसे कल्प्रिट्स को। तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट का आविष्कार अमेरिका के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लॉरेंस ए फेयरवेल ने किया था। इसको नोट कर लेते हैं, डॉक्टर लॉरेंस ए फेयरवेल। इन्होंने ब्रेन मैपिंग जो मशीन होती है उसका आविष्कार किया था, ब्रेन मैपिंग मशीन ऑब्लिक टेस्ट। और इट इज डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर वेव दैट इज P300, और वो आपके ब्रेन में तभी निकलती है जब आप कुछ ऐसा देखते हो जो आपसे काफ़ी जुड़ा हुआ हो, परिचित हो। तो ये बात हुई। और एक इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 20(3) के हिसाब से जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो ये कहता है कि किसी भी अपराधी को अपने लिए साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आप पढ़िएगा आर्टिकल 20 और उसमें तीसरा जो क्लॉज है, तो नोबडी शैल बी liable to be kind of fact against himself only। तो उस आधार को ध्यान में रखते हुए ये जो तीनों टेस्ट होते हैं, इन 3 टेस्ट में किसी को भी एडमिसिबल फैक्ट के रूप में नहीं रखा जाता, क्योंकि आप उसी व्यक्ति से सबूत ले रहे हैं जो व्यक्ति इसका इस जो है जघन्य कृत्य को किया हुआ है। तो उसे नहीं लेना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये जो टेस्ट है इससे आप बाकी सबूत इकट्ठा करने में सहयोग मिलता है, तो कोर्ट आपको ये काम करने के लिए, ये टेस्ट करने के लिए अथराइज करती है। तो ये 3 टेस्ट आपको बताने ज़रूरी थे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अलावा ये 3 टेस्ट जो अक्सर न्यूज़ में आते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और कभी कभी स्टेट पीसीएस में पूछ लेता है। तो कहाँ क्या करना है ये समझ में आएगा आपको। चलिए आगे, अगला जो सेक्शन है बच्चों वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। सरोगेसी, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में ज़रा देखते हैं। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी,
नेक्स्ट वन इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। शॉर्ट में ART। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नाम से स्पष्ट है बच्चों कि ऐसे कपल्स जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं नेचुरली, तो उनके लिए संतान सुख प्राप्त करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में कुछ टेक्निक्स हैं जिससे उन्हें बच्चे हो सकते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सरोगेसी और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और सरोगेसी। मुख्यतः ये दो चीज़ें पढ़नी है आपको। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? इन विट्रो सपात्रे निषेचन, ये एक आर्टिफिशियल मीन्स है, दूसरा नेचुरल है। जैसे कि मैं समझाना चाहूँगा, इसको देखिएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। होता क्या है बच्चों, एक एग सेल जब स्पर्म सेल से फ्यूज करती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये प्रक्रिया कहलाती है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये एग सेल और स्पर्म सेल दोनों बनाते हैं जाइगोट, और ये जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है, फिर ये 2 सेल्ड स्टेज में पहुंचता है, फिर 4 सेल्ड स्टेज, और फिर 8 सेल्ड स्टेज। ठीक है बच्चों, और इस तरह से ये जाइगोट बढ़ते बढ़ते एम्ब्रियो का रूप ले लेता है। हम लोगों ने स्टेम सेल रिसर्च में देखा है। यहां देखना है पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है ये देखते हैं, और इसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। वो नेचुरल विधि से भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल विधि से हो सकता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो दैट मीन्स कि टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने फर्टिलाइजेशन कराया। कैसे कराते हैं, कौन कौन सी कंडीशन है, उसके आधार पे इनके कई सारे नाम हैं। फॉर एग्जांपल कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता तब पड़ती है जब आइदर मेल और फीमेल दोनों में से कोई इनफर्टाइल हो। पहला केस है इनफर्टाइल, या दोनों में से कोई एक इनफर्टाइल हो या दोनों इनफर्टाइल हो, अथवा फर्टाइल हो, दोनों एग और स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हो बट उनके एग और स्पर्म कॉम्पिटेंट ना हो। तीसरा, एग और स्पर्म दोनों प्रोड्यूस हो रहे हो बच्चे, लेकिन समस्या उनके एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में आ रही हो। दैट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो फीमेल के गर्भ से एबॉर्ट हो गया। तो ये कई सारी कॉम्प्लिकेसी या कई सारे केसेस पॉसिबल होते हैं। उन सब से निजात पाने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अपनाया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सपात्रे निषेचन। इसमें करते क्या है बच्चों, आइदर केस कुछ भी हो, इनफर्टाइल हो कपल या वो डेवलपमेंट ना हो पा रहा हो, इन दोनों केस में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। आइए बारी बारी से देखते हैं। सरोगेसी और टेस्ट ट्यूब बेबी दोनों की बात हम कर रहे हैं। एक टेस्ट ट्यूब में एग लिया जाता है,
ठीक है बच्चों। और माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू, माइक्रो पिपेट के थ्रू इस पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है। एग और स्पर्म के मिलन से जाइगोट बनता है और इस जाइगोट को जब 8 सेल्ड स्टेज का होता है, ध्यान रखिएगा, व्हेन इट इज 8 सेल्ड स्टेज, तो इसे उठा के फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है, 8 सेल्ड स्टेज को उठा करके महिला के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करने की विधि को इंट्रा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है बच्चों, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, शॉर्ट में इसे कहते हैं जिफ्ट। क्या कहते हैं बच्चों? जिफ्ट। क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, जिसमें एग लिया जाता है और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से उसे फर्टिलाइज किया जाता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ऐसा हो सकता है कि महिला एग ना प्रोड्यूस कर रही हो लेकिन उसके अंदर बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है, तो एग किसी डोनर से लिया जाता है। ऐसा हो सकता है महिला एग प्रोड्यूस कर रही हो लेकिन जो उसका पार्टनर है, जो पुरुष है, उसका सीमेन इनफर्टाइल हो, उस केस में डोनर से सीमेन लिया जाता है एंड आर्टिफिशियल मीन्स के द्वारा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रा सेलुलर ट्रांसफर इसे कहते हैं, ICS। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ध्यान रखिएगा, एक तो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और दूसरा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन डायरेक्टली एग में स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है। उस केस में जब स्पर्म बनते तो हैं लेकिन स्पर्म की संख्या इतनी कम होती है कि दे आर नॉट पोटेंट इनफ टू रीच अप टू एग, इन दैट वेरी केस इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू सीधे एग में फर्टिलाइज करने के लिए डाल दिया जाता है, एंड इन दैट केस फर्टिलाइजेशन अकर्स एंड सेम प्रोसेस विल बी देयर। बट ध्यान देने योग्य ये बात है बच्चों कि ये जो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है, जिसे जिफ्ट कहते हैं, वो कितने सेल्ड स्टेज पे होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जिफ्ट में क्या है, 8 सेल्ड स्टेज पे जाइगोट का ट्रांसफर करते हैं, और एक ऐसी ही प्रक्रिया होती है जिसमें अगर देखा जाए महिला में एग नहीं बन रहा, तो क्या करते हैं बच्चों कि अगर उस महिला में एग नहीं बन रहा, यहाँ तो था कि एग बन रहा था और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया, दूसरा केस है कि एग नहीं बन रहा था लेकिन शी कैन बियर व्हाट यू कैन से एम्ब्रियो, बच्चे वो पैदा कर सकती है। इन दैट केस गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर टेक्निक अपनाई जाती है। मैं बता देता हूँ क्या होती है।
दूसरा केस है कि एग नहीं बन रहा किंतु महिला बच्चे का विकास अपने गर्भ में करने में सक्षम है। ध्यान दीजिएगा, सक्षम है। एग नहीं बन रहा, उस केस में क्या करते हैं बच्चों, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसमें हम फर्टिलाइजेशन बाहर न करा के फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में कराते हैं। और उस केस में क्या करते हैं, डोनर से एग ले लिया और दिस एग विल बी ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब। और इस तकनीकी को कहते हैं गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक। गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक, शॉर्ट में इसको लिखते हैं GIFT, गिफ्ट। तो ध्यान रखिएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जिफ्ट एंड गिफ्ट, व्हाई इट इज डन, व्हाट आर द प्रोसेस। तो उस पे सवाल आ सकते हैं। डोनर से एग लिया, ट्रांसफर किया फेलोपियन ट्यूब में, एंड फर्दर शी विल गो फॉर आइदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और थ्रू नेचुरल इंसेमिनेशन शी विल गो फॉर begetting the child। तो ये तरीका है, इसको कहते हैं गिफ्ट। जिफ्ट एंड गिफ्ट बोथ आर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस केस में क्या देखा आपने कि महिला सक्षम है गर्भ को, उसके गर्भ में बच्चा विकास कर सकता है, बढ़ सकता है एम्ब्रियो। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि दोनों कपल फर्टाइल हों, बट ऐसी कंडीशनैलिटीज हैं कि गर्भ में बच्चे का विकास नहीं हो पाए। उस केस में जो तकनीकी अपनाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज सरोगेसी। आइए चलिए देखते हैं सरोगेसी क्या है। हम लोग पढ़ रहे हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ा, हम लोगों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ा, टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ा। अब हम लोग चल रहे हैं पढ़ने सरोगेसी। सरोगेसी कराने की आवश्यकता कब पड़ती है? तब पड़ती है बच्चों जब एम्ब्रियो कैन नॉट डेवलप इन वोम ऑफ द मदर। सबसे बड़ी समस्या कि उसके गर्भ में एम्ब्रियो डेवलप ही नहीं कर सकता, बच्चा बढ़ ही नहीं सकता, उसका विकास नहीं होगा। तो फिर उस बच्चे के विकास के लिए तो टेस्ट ट्यूब अभी हम बना नहीं पाए हैं, ऐसा इतनी टेक्निक विकसित नहीं हुई। तो क्या होगा, वी सीक नेचुरल मीन्स, और उसके लिए सरोगेसी इज अ टेक्निक। क्या कहते हैं बच्चों? सरोगेसी। हिंदी में इसको आप लिख सकते हैं किराए की कोख। किराए की कोख। ठीक है बच्चों, जाहिर सी बात है कि यू नीड अनदर मदर, तभी तो बच्चा पैदा होगा। और इस केस में हो सकता है कपल फर्टाइल हो सकता है इनफर्टाइल हो, कोई भी केस उसको सॉल्व करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेस्ट ट्यूब बेबी से, जो मैं बता चुका हूं। अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा महिला के गर्भ में, तो उसको सरोगेसी के थ्रू, सरोगेट मदर के थ्रू बच्चे का डेवलपमेंट कराया जाता है। इन दैट केस सरोगेसी भी दो तरह की होती है।
एक होती है ट्रेडिशनल सरोगेसी। इसको जरा देखते हैं। एक है, पहली है ट्रेडिशनल सरोगेसी, परंपरागत सरोगेसी। इसमें क्या होता है बच्चों, केस ये होता है कि जो फीमेल होती है, फीमेल अनेबल टू प्रोड्यूस एग as well as she can't beget child, यानी अंड उत्सर्ग भी नहीं हो रहा, साथ ही साथ उसके वूम में ऐसा नहीं है कि वो बच्चे का विकास कर सके। तो ये जब स्थिति होती है तो उसमें परंपरागत सरोगेसी, ट्रेडिशनल सरोगेसी होती है, जिसमें सरोगेट मदर का एग लिया जाता है, क्योंकि एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और इस सरोगेट मदर को के एग को आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियल मीन्स से जो स्पर्म है उससे फर्टिलाइज कराया जाता है स्पर्म, और जाइगोट बनता है, और इस जाइगोट को जो सरोगेट मदर है उसके गर्भ में डेवलप होने के लिए छोड़ दिया जाता है, और 9 मंथ के जेस्टेशन पीरियड के बाद बेबी जो प्रोड्यूस होता है, उस बेबी को क्लेम कौन करता है, ये वाली फीमेल और इसका हस्बैंड। ठीक है बच्चों, ये दोनों लोग उस बेबी को ले जाते हैं। ट्रेडिशनल सरोगेसी में, हर सरोगेसी में बेबी को पार्टी ले जाती है, इसको मैं पार्टी कहूंगा, ध्यान रखिएगा। पार्टी विल टेक बेबी फ्रॉम सरोगेट मदर। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इसके सोशल और एथिकल इश्यूज क्या आ रहे थे, ये भी ध्यान में रखिएगा कि इस बच्चे को ध्यान दीजिए, इस बच्चे में आधे गुण इस सरोगेट मदर के हैं और आधे गुण उसके पिता के हैं। बायोलॉजिकल फादर तो ये है, लेकिन शी इज नॉट बायोलॉजिकल मदर। तो आगे चल के इस बच्चे के साथ इनके रिलेशन अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं, ज़्यादातर केस में देखा गया कि बच्चे का जो फ्यूचर था दैट वाज जियोपार्डाइज्ड, और बच्चे की तो कोई गलती नहीं। तो वहाँ पे उस बच्चे के सिक्योरिटी को एश्योर करने के लिए सरोगेसी पे कुछ प्रतिबंध लगाए गए। इसकी चर्चा हम करेंगे, अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बट यस याद रखिए सरोगेसी के कुछ सोशल और एथिकल नॉर्म हैं, कुछ एथिकल और सोशल इश्यूज हैं जिसको हम डील करेंगे। ये बस ध्यान रखिएगा, इस बच्चे पे आपका ध्यान रहे, और दूसरा ध्यान इस सरोगेट मदर पे रहे। अब सरोगेट मदर और बच्चे के बीच में भी तो कोई इमोशनल बॉन्डिंग हो ही जाएगी, 9 महीने तक उसने अपने गर्भ में रखा है, तो वो इमोशनल बॉन्डिंग को अचानक से एब्रप्टली आपने तोड़ दिया तो ये इनह्यूमन है। तो इस तरह की चर्चा अभी हम लोग करेंगे। चलिए देख लें दूसरा गेस्टेशनल सरोगेसी क्या है। दिस इज ट्रेडिशनल सरोगेसी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए दूसरा देखते हैं, जेस्टेशनल सरोगेसी। जेस्टेशनल सरोगेसी, इस केस में क्या होता है बच्चे कि जो पार्टी होती है, पार्टी डज मीन द कपल, वो दोनों फर्टाइल होते हैं और वो अपने जर्म सेल प्रोड्यूस कर लेते हैं, यानी एग सेल और स्पर्म सेल दोनों प्रोड्यूस कर लेते हैं, बट द फीमेल इज नॉट कैपेबल इनफ टू बिगेट द चाइल्ड, यानी दोनों फर्टाइल हैं। दूसरा केस है जेस्टेशनल surrogacy. In gestational surrogacy, the
condition is party. Party does mean male and फीमेल, ये दोनों पार्टी दोनों फर्टाइल होते हैं, ठीक है। उस केस में क्या था, फीमेल वॉज इनफर्टाइल, बट हियर बोथ आर फर्टाइल, बोथ कैन प्रोड्यूस वायबल एग एंड स्पर्म, यानी दोनों बच्चे पैदा कर सकते हैं, बट दिस फीमेल कैन नॉट बिगेट चाइल्ड, यानी बच्चे का विकास इस फीमेल के गर्भ में नहीं हो सकता। फिर क्या करते हैं, उस समय इस अवस्था में क्या करते हैं, इनका एग लिया और इनके स्पर्म को किस में लिया, टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करने के बाद बना जाइगोट, ठीक है बच्चों। और जाइगोट डिवाइड हुआ 2 सेल्ड स्टेज, फिर 4 सेल्ड स्टेज, और फिर 8 सेल्ड स्टेज। इसी अवस्था को ट्रैप किया और क्या किया, इस 8 सेल्ड स्टेज के जाइगोट को उठा करके सरोगेट मदर के वुम्ब में ट्रांसप्लांट किया। सरोगेट मदर, ट्रांसप्लांटेड, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। पहले केस में क्या था कि वुमेन इनफर्टाइल थी, इसलिए सरोगेसी की जरूरत पड़ी। दूसरे केस में है कि वुमेन फर्टाइल है लेकिन शी कांट बिगेट चाइल्ड बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल इम्बैलेंस और सम फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इन दैट केस सरोगेट मदर इज टेकन, और उन दोनों में जो बायोलॉजिकल फादर है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, वो कौन होंगे, वो पार्टी होगी, ध्यान दीजिएगा। इन दिस केस बायोलॉजिकल पेरेंट इज द पार्टी, बट इन केस ऑफ ट्रेडिशनल सरोगेसी half of the parent is biological. Are you getting this? So in this case surrogate mother क्या करती है, उनको आपने 8 सेल स्टेज में जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर यानी जिफ्ट किया, जिफ्ट, ठीक है। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर से सरोगेट मदर को ट्रांसफर किया, एंड आफ्टर 9 months of gestation baby will be born, and this baby will be taken to the party or taken by the party. Again separation, आप देख रहे हैं सेपरेशन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी प्रक्रिया में आपकी नज़र में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, जो कि आपको सोचना है कि इसके सोशल और एथिकल इशू क्या हो सकते हैं, तो आप ज़रा देख के बताइए कि यहाँ बेबी का एब्रप्ट सेपरेशन हो रहा है, इसका इम्पैक्ट आएगा? ऑब्वियसली इस माँ पे भी आएगा और इस बेबी पे भी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संदेह नहीं। दूसरी बात, माँ बनने के उस 9 महीने में इस सरोगेट मदर की क्या हालत होगी। तीसरी बात, माँ बनने के इस प्रोसेस में इससे हेल्थ और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, दवाओं की ज़रूरत होगी। चौथी बात, ये काम कौन करेगा। यहाँ से एक सवाल आएगा, ये काम वही करेगा जिसे आर्थिक तंगी होगी, जिसे पैसों की ज़रूरत होगी। आर यू गेटिंग? तो कुल मिलाकर के ये सरोगेट मदर की बात हो गई। अब आइए चलिए इसके सोशल और एथिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देखते हैं। तो पहली बात तो मैंने बताई कि इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, बिकॉज द बेबी इज आइदर बायोलॉजिकली रिलेटेड विद द पार्टी आर नॉट। 2 केस हैं पॉसिबल। इफ ही और शी और द बेबी इज बायोलॉजिकली रिलेटेड विद द पार्टी, फिर तो कोई बात नहीं, चलता है।
लेकिन अगर बच्चा बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं रहता, इन दैट वेरी केस उसकी फ्यूचर खराब होने की संभावना बन जाती है। तो प्रॉब्लम पॉइंट नंबर 1, फ्यूचर ऑफ द बेबी। प्रॉब्लम नंबर 2, सेपरेशन ऑफ बेबी फ्रॉम नेचुरल मदर। नेचुरल मदर इसलिए कह रहा हूं कि अगर बायोलॉजिकल हो या ना हो, दैट मीन्स जर्म लाइन उनसे रिलेट कर रही हो या ना कर रही हो, इन बोथ केसेस माँ तो यही है। तो सेपरेशन ऑफ बेबी फ्रॉम नेचुरल मदर कैन इम्पैक्ट बेबी एज वेल एज मदर। आर यू गेटिंग? और ये इम्पैक्ट नेगेटिव ही होगा। तीसरी बात, एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है बच्चों, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ whom? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरोगेट मदर। चौथी बात, सोशल चैलेंजेस। सोशल चैलेंजेस खूब सारे हैं ऐसे लोगों के लिए जो सरोगेसी कर रहे हैं। ठीक है। पांचवी बात, हेल्थ, न्यूट्रिशन, छठी बात, कॉमर्शियल सरोगेसी। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जियोपार्डाइज हो रहा है किसका? जो सरोगेट मदर है उसके लिए पार्टी क्या कर रही है, इसको इंश्योर करना। अच्छा, अगर ऐसा होने लगे, सरोगेसी प्रिवेलेंट हो जाए, तो बहुत सारे गरीब हैं जो इसमें आना चाहेंगे और इसको एज अ बिजनेस करना चाहेंगे। तो कॉमर्शियल सरोगेसी विल डाइल्यूट अगेन द एथिकल नॉर्म्स। तो कहने का मतलब है ये 6 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, इस पे एक एक पॉइंट पे हम लोग बातचीत करते हैं। फ्यूचर ऑफ द बेबी अगर आप समझने की कोशिश करें, अगर वो बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं है तो कल को जा करके ऐसा हो सकता है परिवार से उसे संभावना ऐसी है कि परिवार से उसे नकार दे। सेपरेशन ऑफ बेबी फ्रॉम मदर and from mother to child, in both case there will be negative impact, psychological impact उस मदर पे है, इमोशनल स्ट्रेस में रहेगी वो मदर, उससे बच्चा ले लिया गया। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरोगेट मदर, और इस तरह से अगर देखा जाए तो आपने उसके 9 महीने लिए, जेस्टेशन पीरियड जितने दिन था, साथ ही आपने दवा दी और खाने पीने का ध्यान रखा, लेकिन उसके बाद क्या? क्योंकि आपको पता है लैक्टेटिंग वुमेन 1-1.5 साल तक उन्हें पूरे अच्छे खान पान की आवश्यकता होती है। तो इस चीज़ को इंश्योर नहीं किया आपने, छोड़ दिया उसे, बच्चा लेके चले गए। सोशल चैलेंजेस में कई सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जिसमें आप देखें कि दोज कपल हु वांट टू हैव सरोगेसी विल बी ट्रीटेड, हाउ दे आर ट्रीटेड इन द सोसाइटी, उन्हें किस प्रकार से देखा जा रहा है, और इन चीज़ों को बहुत ही गोपनीय रखा जाएगा। और तीसरी एक बात और बताना मैं भूल गया कि ये जो सरोगेट मदर से ये करार पार्टी पहले ही कर लेती है कि बच्चे के जन्म के बाद आपसे उसका कोई संबंध नहीं रहेगा, आप उससे कभी मिलेंगी भी नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, तो इसको यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। और हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात मैंने कर दी। और कॉमर्शियल सरोगेसी का मतलब ये है कि अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया कि हाँ ठीक है सरोगेसी इज़ गुड, और गुड तो है मतलब ऐसे लोगों के लिए जो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन ये कॉमर्शियली अगर हो गया तो फिर क्या होगा कि इट विल डिमीन द एथिकल इशू, और वो अच्छी बात नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें थी, इसीलिए कॉमर्शियल सरोगेसी बैन है। और सरोगेसी के लिए कुछ रूल्स एंड मैनुअल्स हैं, एटलीस्ट 5 years
5 से 6 साल के बाद ही कोई कपल सरोगेसी के लिए जा सकता है, उससे पहले सरोगेसी नहीं होगी। कॉमर्शियल सरोगेसी बैन है, लेकिन ऐसे कपल जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं वो डॉक्टर के सुपरविज़न में ART क्लिनिक्स होती हैं, ART क्लिनिक्स, इनके सुपरविज़न में सरोगेसी के थ्रू बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आपसे पूछी जाती हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी रखिएगा। सरोगेसी बिल है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, करंट इश्यूज़ में आप देखेंगे। सरोगेसी बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, क्या क्या प्रोविज़न है, क्यों है, तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप उससे कोरिलेट कर लेंगे। तो यहीं आज बायोटेक्नोलॉजी ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्पेस रिसर्च पढ़ना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।